हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर और ये चैप्टर जो है इस बुक का आखिरी चैप्टर है, यानी पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट जो बुक हम कर रहे थे MPC 003 की, उसका ये लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अदर मेजर्स ऑफ पर्सनैलिटी। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था बिहेवियरल असेसमेंट, अब ये है अदर मेजर्स ऑफ पर्सनैलिटी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें और हम मोटिवेट हो सके कि आपके लिए और ऐसे वीडियोस बना सकें जिससे आपको एग्जाम्स में और पढ़ाई करने में हेल्प मिल सके। ये टॉपिक जो है मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी की फर्स्ट ईयर के सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम क्या है? पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट, सब्जेक्ट कोड MPC 003। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस बुक का लास्ट चैप्टर यानी ब्लॉक 4 का यूनिट 4। चैप्टर का नाम क्या है? अदर मेजर्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट चैप्टर इस बुक का। तो इस यूनिट में हम पर्सनैलिटी असेसमेंट के कुछ और इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, खासकर सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में। सेल्फ रिपोर्ट यानी जिसमें इंसान खुद से अपने बारे में बताता है, और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हम पीछे हमने पढ़ा था जिसमें हम कोई इमेज दिखा के अंदर की जानकारी निकालना चाहते हैं, वो चीज़ें जो इंसान खुद भी नहीं जानता कई बार। तो यहाँ हम समझेंगे कि सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट क्या होते हैं और उनका यूज़ कैसे किया जाता है, और साथ ही जो टेक्निक होती है जैसे MMPI, MCMI, नियोपाई, इन जैसे मेजर पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में प्रोजेक्टिव टेस्ट का भी इंट्रोडक्शन दिया गया है जो पर्सनैलिटी के डीप और अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स को समझने में मदद करते हैं। जब लोग इंटरव्यूज में अपनी फीलिंग्स या प्रॉब्लम्स जो क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, तब जो है प्रोजेक्टिव टेस्ट एम्बिगस पिक्चर्स दिखाई जाती हैं या स्टिमुलाई के थ्रू उनके अंदर के थॉट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने का मौका देते हैं। इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं? रोसार्च का इंक ब्लॉट टेस्ट होता है, होल्ड्समैन इंक ब्लॉट टेस्ट और थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है। एडल्ट्स और चिल्ड्रन दोनों के लिए होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर मज़ेदार है, शुरू करते हैं क्योंकि आखिरी चैप्टर है तो इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर्स और इन्वेंटरीज के बारे में। सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर्स और इन्वेंटरीज क्या करती हैं? पर्सनैलिटी असेस करने का एक कॉमन मेथड होता है जिन्हें ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। इस मेथड में लोगों से उनके थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या स्टेटमेंट्स के जवाब लिए जाते हैं। स्टेटमेंट होते हैं उनमें उनके जवाब लिए जाते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ रिपोर्ट, क्योंकि अपने बारे में खुद जो है इंसान बताता है इसमें। ये टेस्ट वाइडली यूज्ड और वेल रिसर्च होते हैं, खासकर मल्टी डायमेंशनल टेस्ट जो साइकोलॉजिस्ट को क्लाइंट की साइकोलॉजिकल कंडीशन समझने में, डायग्नोस करने में और जॉब सिलेक्शन या पर्सनल डिसीजन में मदद करते हैं। सबसे पहले अब इसमें आता है MMPI। इसके बारे में हम एक दो चैप्टर में पीछे पढ़े थे। MMPI मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, तो ये सेल्फ रिपोर्ट में आता है, तो इसको पढ़ते हैं। MMPI जो है पर्सनैलिटी असेसमेंट का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट है। इसे हाथवे और मैकिनली ने 1943 में डेवलप किया था, जिसका मेन एम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करना और साइकोथेरेपी के इफेक्ट को समझना था। तो इस टेस्ट में लोग ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के आंसर देते हैं। क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर होंगे ट्रू में या फॉल्स में। तो उस तरीके से इसमें कुछ स्टेटमेंट्स और आंसर्स यानी क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो MMPI को एम्पेरिकल मेथड से बनाया गया है। क्या होता है इसमें? साइकेट्रिक पेशेंट्स पर टेस्टिंग करके 10 क्लिनिकल स्किल्स होते हैं इसमें और 4 वैलिडिटी स्किल्स डेवलप किए गए जो ये चेक करते हैं कि पर्सन जो है, इंसान जो है, ऑनेस्टली और केयरफुली आंसर कर रहा है या नहीं। लास्ट कुछ चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि MMPI बहुत सारे लोग जो हैं फेक आंसर करते हैं, डिजायर्ड आंसर करते हैं, तो उस चीज़ को भी MMPI जो है पकड़ लेता है। इसमें पता चल सकता है कि ये फेक है, डिजायर्ड आंसर लोग कर रहे हैं कि नहीं। और तो इसमें यही देखते हैं कि इंसान ऑनेस्टली और केयरफुली आंसर कर रहा है कि नहीं। इसका जो अपडेटेड वर्जन है MMPI का वो है MMPI 2। ये 1989 में, यानी पहला जो आया था 1943 में, दूसरा जो है 1989 में MMPI 2 जो आया वो ज़्यादा रिलायबल माना जाता है क्योंकि उसमें
आउटडेटेड क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं और बेटर पॉपुलेशन नॉर्म्स यूज किए गए हैं। एमएमपीआई के रिजल्ट्स दो तरीके से इंटरप्रेट किए जाते हैं, एक क्लिनिकल जजमेंट के थ्रू और दूसरा स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन के थ्रू। तो इस टेस्ट का यूज क्लिनिकल डायग्नोसिस में होता है, ट्रीटमेंट प्लानिंग में होता है, जॉब सिलेक्शन में भी होता है, रिसर्च में भी होता है और कई दूसरे पर्सनैलिटी टेस्ट बनाने में भी होता है और हुआ है। आज जो है एमएमपीआई 125 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जो इसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस को दिखाता है कि कितना ये ज़्यादा यूज होता है। 125 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी असेसमेंट का तरीका है, एमएमपीआई, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। उसके बाद आता है मिलोन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री, एमसीएमआई। तो ये क्या है? एक सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट है ये भी, जिसे थियोडोर मिलोन ने क्लिनिकल यूज के लिए डेवलप किया था। ये जो टेस्ट होता है वो मेनली साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और सही थेरेपी प्लान करने में हेल्प करता है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो डीएसएम बेस्ड डिसऑर्डर से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। डीएसएम बेस्ड का क्या मतलब हो गया? डीएसएम का मतलब हो गया डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। तो जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे जो है क्लोजली रिलेटेड होते हैं इसके क्वेश्चंस, इसलिए ये क्लिनिकल सेटिंग्स में काफ़ी यूजफुल माना जाता है। एमसीएमआई जो है एक शॉर्ट टेस्ट है, इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? लगभग 175 क्वेश्चंस होते हैं और इसे 20 से 30 मिनट में कंप्लीट किया जा सकता है। ये पर्सनैलिटी पैटर्न, सीवियर पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स और क्लिनिकल सिंड्रोम्स को मेजर करता है। साथ ही ये भी चेक करता है कि इंसान आंसर्स ऑनेस्टली दे रहा है या नहीं। तो एमसीएमआई के नए वर्जन्स में, अभी जो नए वर्जन इसके हैं उसमें फेसेट स्केल्स भी होते हैं, जो क्या करते हैं, थेरेपिस्ट को बताते हैं कि पेशेंट का किस एरिया जैसे थिंकिंग, रिलेशनशिप या इमोशंस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फेसेट्स, कौन से फेस, किस तरफ को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है किसी इंसान की। तो ओवरऑल जो है एमसीएमआई का यूज़ क्या होता है? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग और इमोशनल इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया एमसीएमआई, मिलोन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री। उसके बाद आता है नियोपाई यानी नियो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ये भी एक सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसे कोस्टा और मैक्री ने डेवलप किया था। इसके बारे में हमने कुछ पीछे के चैप्टर्स में डिस्कस भी किया था। तो ये टेस्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को मेजर नहीं करता है, बल्कि नॉर्मल पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझने पर फोकस करता है। नियोपाई जो है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स को मेजर करता है। बिग 5, हमने बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स पढ़ा था अभी पीछे के चैप्टर में, ओशन के बारे में। तो उनको ये मेजर करता है जो हर इंसान के बेसिक पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस टेस्ट के थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि कोई इंसान इमोशनली कितना स्टेबल है यानी न्यूरोटिसिज्म, कितना सोशल है यानी एक्सट्रावर्जन, नए आइडियाज और एक्सपीरियंसेस के लिए कितना ओपन है वो यानी ओपननेस, कितना कोऑपरेटिव और ट्रस्टिंग है यानी एग्रीएबलनेस, और कितना डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड है यानी कंसाइंसियसनेस। तो ये हो गया ओशन, जो बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स में हमने पढ़ा था। OCEAN यानी ओपननेस, कंसाइंसियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। तो ये सारी चीज़ें ये मेजर करता है। और कितना डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड है। नियोपाई जो है एडल्ट्स और एडोलेसेंट्स दोनों के लिए यूज होता है और इसका यूज काउंसलिंग, एजुकेशन, बिजनेस और साइकोलॉजिकल रिसर्च जैसे एरियाज में बहुत कॉमन है। ये टेस्ट रिलायबल और वैलिड माना जाता है और पर्सनैलिटी के पॉजिटिव और बैलेंस तरीके से समझने में हेल्प करता है। तो ये सेल्फ रिपोर्ट वाले हो गए सारे इन्वेंट्रीज। अब बात करते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में। उसमें सबसे पहले इंक ब्लॉट टेस्ट आता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में हमने बात किया था जो आपके अंदर अनकॉन्शियस चीजें छुपी हुई हैं उनको भी ये बाहर निकाल देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोजेक्टिव, यानी अंदर की चीजें बाहर प्रोजेक्ट करना। इंक ब्लॉट टेस्ट सबसे पहले इसमें आता है। इंक ब्लॉट टेस्ट एक टाइप का प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें लोग इंक के रैंडम और अनक्लियर डिजाइन को देखकर बताते हैं कि उन्हें क्या दिख रहा है। आपने बचपन में गेम खेला होगा जिसमें आप इंक के ड्रॉप्स को गिरा दो, फिर उसको पेपर को फोल्ड कर दो
और फिर ओपन करो तो वो अलग अलग शेप्स ले लेता है, कभी बटरफ्लाई लगता है, कभी हाथी जैसा, या फिर कभी कुछ और दिखता है। हर इंसान उसमें कुछ ना कुछ अलग दिखता है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है। इंक ब्लॉट का मतलब ही यही है। इंक के जो है रैंडम अनक्लियर डिजाइन्स को देखकर इसमें बताते हैं कि उन्हें क्या दिख रहा है। इसका बेसिक आइडिया ये होता है कि इंसान अपनी अंदर की फीलिंग्स, इमोशंस और पर्सनैलिटी को इन अनक्लियर इमेजेस और जो होती हैं उन पर प्रोजेक्ट कर देता है। तो उसके अंदर जो फीलिंग्स होती है वही उसको दिखने लगता है। इसलिए ये टेस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकेट्री में पर्सनैलिटी और अनकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए यूज होता है। रोसार्च साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें जो है सबसे फेमस इंक ब्लॉट टेस्ट है, जिसे हरमन रोसार्च ने 1921 में डेवलप किया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अलग अलग लोग सेम इंक ब्लॉट मतलब इंक का धब्बा को अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, खासकर बच्चे और साइकेट्रिक पेशेंट्स जो होते हैं। तो इस टेस्ट में 10 जो है स्टैंडर्ड इंक ब्लॉट कार्ड्स होते हैं, जैसे ताश के पत्ते होते हैं उस तरीके से कार्ड्स होते हैं, उनमें अलग अलग जो है इंक ब्लॉट्स होते हैं, अलग अलग डिजाइन बने होते हैं, जिनको देखकर इंसान बताता है कि उसे क्या दिख रहा है। माना जाता है कि रिस्पॉन्सेज के थ्रू इंसान के इमोशंस, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर और अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट समझ में आते हैं। तो याद रखने के लिए रोसार्च टेस्ट क्या होता है? इंक ब्लॉट्स के थ्रू अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी को समझाने का तरीका या समझने का तरीका। ये हो गया रोसार्च का इंक ब्लॉट टेस्ट। तो रोसार्च का जो इंक ब्लॉट टेस्ट पहली बार 1921 में पब्लिश हुआ था, ये हमने जान लिया, लेकिन शुरू में लोग इसकी साइंटिफिक वैल्यू पर डाउट करते थे। हरमन रोसार्च जो है वो टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करने चाहते थे, पर 1922 में उनकी डेथ के बाद ये काम आगे नहीं बढ़ पाया। बाद में काफ़ी अटेम्प्ट्स हुए, लेकिन प्रॉपर क्लैरिटी तब आई जब जॉन एक्सनर ने कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम डेवलप किया, जिसमें टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। आज भी रोसार्च टेस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत यूज होता है वाइडली। क्रिटिक्स कहते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव होती है, लेकिन सपोर्टर्स मानते हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग और स्टैंडर्डाइज्ड स्कोरिंग के साथ ये टेस्ट रिलायबल हो सकता है। टेस्ट में 10 इंक ब्लॉट कार्ड्स होते हैं, ये हम जान चुके हैं, कुछ ब्लैक, वाइट, कुछ कलर के, और जो एक एक करके दिखाए जाते हैं। इंसान से, उस पर्सन से पूछा जाता है कि उसे क्या दिख रहा है, और बाद में ये भी पूछा जाता है कि ऐसा क्यों लगा। कार्ड को घुमाना इसमें जो है अलाउड नहीं होता है, एक ही तरफ से दिखाते हैं। रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट के जो है रिस्पॉन्सेज हैं उनको एक्सनर सिस्टम के थ्रू स्कोर किया जाता है। स्कोरिंग में ये देखा जाता है कि रिस्पॉन्सेज पूरे ब्लॉट पर हैं या डिटेल पर हैं। रिस्पॉन्सेज का बेस जो है क्या है? शेप है, कलर है, शेडिंग है या मूवमेंट है, कंटेंट ह्यूमन है, एनिमल है या ऑब्जेक्ट है, इनसे रिलेटेड है, और रिस्पॉन्सेज जो है वो कॉमन है या ओरिजिनल है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इन पैटर्न से पर्सनैलिटी के बारे में क्लूज मिलते हैं, जैसे अगर ज़्यादा जो है होल रिस्पॉन्सेज हों, पूरे को देख कर रिस्पॉन्सेज हों पूरे कार्ड को, तो ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग दिखाता है। कलर रिस्पॉन्सेज अगर ज़्यादा हो कलर के बेसिस पर, तो इमोशनैलिटी और इम्पल्सिविटी दिखाता है। डिटेल रिस्पॉन्सेज हो तो कंपल्सिव नेचर दिखाता है। वाइट स्पेस रिस्पॉन्सेज हो, यानी जो वाइट स्पेसेस जहाँ जहाँ, तो अपोजिशनल टेंडेंसीज दिखाता है। और मूवमेंट रिस्पॉन्सेज हो तो इमेजिनेशन को इंडिकेट करते हैं। रिस्पॉन्सेज देने में ज़्यादा डिले एंग्जाइटी का साइन होता है इसमें, जबकि बिजार और पुअर फॉर्म रिस्पॉन्सेज जो होते हैं साइकोटिक टेंडेंसीज की तरफ इशारा करते हैं, यानी कुछ बिजार दिख रहा है उसको, और रिस्पॉन्सेज उसके पुअर हैं तो वो साइकोटिक टेंडेंसीज के बारे में बताते हैं। टोटल रिस्पॉन्सेज की काउंट को एक रफ तरीके से मेंटल एबिलिटी का इंडिकेटर भी माना जाता है। ऑल्दो रोसार्च टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन टाइम कंज्यूमिंग है और इंटरप्रिटेशन थोड़ी सब्जेक्टिव होती है, फिर भी ये टेस्ट आज भी क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकियाट्री में पॉपुलर है, क्योंकि ये अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को डीपली एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। अब आता है होल्ड्स इंक ब्लॉट टेक्निक, HIT। होल्ड्स इंक ब्लॉट टेक्निक एक प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये भी, जो 5 साल और उससे ऊपर के लोगों के लिए यूज होता है। यानी 5 साल का बच्चा है और उससे अगर ऊपर है लोग एज में, तो उनके ऊपर यूज होता है। इस टेस्ट का मेन एम जो क्या होता है, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को समझना, और ये सीजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एडिक्शन और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जैसे प्रॉब्लम्स के डायग्नोसिस में हेल्पफुल होता है। होल्ड्स इंक ब्लॉट टेस्ट जो है
इसको वेन होल्ट्समैन ने 1961 में डेवलप किया था ताकि रोसार्च टेस्ट की कमियां जो हैं, जैसे कम स्टैंडर्डाइजेशन और लो रिलायबिलिटी है रोसार्च वाले में, उनको दूर किया जा सके। तो होल्ट्समैन इंक ब्लॉट टेस्ट एक हाईली स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसमें हर इंक ब्लॉट पर सिर्फ एक रिस्पॉन्स लिया जाता है, इसलिए एम्बिग्युइटी कम होती है और स्कोरिंग ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होती है। इसमें हर जो एक एक जो कार्ड है, तो हर इंक ब्लॉट पर एक ही रिस्पॉन्स दे सकता है कोई भी इंसान। तो इसमें 45 टेस्ट कार्ड होते हैं, 45 टेस्ट कार्ड्स और 2 प्रैक्टिस कार्ड्स होते हैं, और टेस्ट कंप्लीट करने में लगभग 50 से 80 मिनट लगते हैं। कुछ इंक ब्लॉट्स कलर्ड होते हैं, कुछ एसिमेट्रिकल भी होते हैं। HIT जो है यानी होल्ट्स इंक ब्लॉट टेस्ट को इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों सेटिंग्स में एडमिनिस्टर किया जा सकता है। टेस्ट के 2 पैरेलल फॉर्म्स होते हैं, A और B, और रिस्पॉन्सेज को 22 पर्सनैलिटी कैटेगरीज के बेसिस पर स्कोर किया जाता है, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। इन सब वजह से HIT की रिलायबिलिटी रोसार्च से ज़्यादा मानी जाती है। तो होल्ट्स इंक ब्लॉट टेक्निक जो है वो ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड है, ज़्यादा रिलायबल इंक ब्लॉट टेस्ट है, और इसमें 1 रिस्पॉन्स पर ब्लॉट होता है, ये याद रखने के लिए। फिर आता है अपरसेप्शन टेस्ट। अपरसेप्शन का मतलब होता है चीज़ों को पूरी अवेयरनेस के साथ समझना, जहां नए एक्सपीरियंसेस को हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जोड़कर समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पहले लेबनिज ने एक्सप्लेन किया था, और बाद में कांट ने बताया कि एक नॉर्मल चेंजिंग सेल्फ अवेयरनेस होती है और एक डीपर अवेयरनेस होती है जो सब एक्सपीरियंसेस को जोड़ती है। तो अपरसेप्शन टेस्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं जिसमें लोगों को पिक्चर्स दिखाई जाती है या फिर स्टिमुलाई दिखाए जाते हैं, और उनसे कहा जाता है कि वो स्टोरी बनाए उन पिक्चर्स को देखकर। ये टेस्ट इंक ब्लॉट टेस्ट से थोड़े ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं, लेकिन वर्ड एसोसिएशन से कम स्ट्रक्चर्ड होते हैं। अक्सर इनमें इंसान या जो एनिमल्स की जो है पिक्चर्स होती हैं, जैसे हैंड टेस्ट, तो हैंड की पिक्चर्स होंगी। ऑडिटरी अपरसेप्शन टेस्ट, तो ऑडिटरी है तो साउंड होंगे। या युवा पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेस्ट, जिसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो टेस्ट के दौरान जो है पर्सन से कहा जाता है कि वो बताए अभी क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ होगा और आगे क्या हुआ होगा, एक स्टोरी की तरह। तो माना जाता है कि इन स्टोरीज के थ्रू इंसान अपनी फीलिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और नीड्स और पर्सनैलिटी को अननोइंगली, उसको पता नहीं चलता, वो अपने बारे में ही बता रहा होता है, उनको एक्सप्रेस कर देता है। यह है अपरसेप्शन टेस्ट। उसके बाद आता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, TAT। ये भी एक प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसे हेनरी मुरे और क्रिस्टियाना मॉर्गन ने डेवलप किया था। इस टेस्ट में पर्सन को पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और उससे कहा जाता है कि हर पिक्चर पर एक स्टोरी बताए। इसमें भी अभी क्या हो रहा है, उन पिक्चर्स को दिखा के पूछा जाता है अभी इसमें क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स क्या सोच रहा है और क्या फील कर रहे हैं, पहले क्या हुआ होगा और आगे क्या होगा। तो इसमें भी यही सब होता है। माना जाता है कि इन स्टोरीज के थ्रू इंसान अपनी नीड्स, डिजायर्स, इमोशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स अननोइंगली प्रोजेक्ट कर देता है। स्टोरी का मेन कैरेक्टर, जिसे हीरो या हीरोइन कहते हैं, अक्सर एग्जामिनी को रिप्रेजेंट करता है, वो अपने आप को ही रिप्रेजेंट करता है, अपने बारे में बताता है, और इन्वायरमेंट का प्रेशर उस पर कैसे काम कर रहा है ये भी समझा जाता है इसमें। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो होता है, इसमें स्टोरीज के थीम्स, इमोशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जाते हैं। जैसे रिस्पॉन्सेज देने में डिले हो तो डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा डिटेल और कॉशन जो है अगर कोई कर रहा है तो ऑब्सेसिव टेंडेंसीज हैं, और बार बार आने वाले थीम्स इमोशनल या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करते हैं। स्कोरिंग थोड़ी इसमें सब्जेक्टिव होती है, लेकिन ये टेस्ट पर्सनैलिटी के डीप मोटिवेशनल एस्पेक्ट को समझने में काफ़ी यूजफुल होता है। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट का यूज़ कहाँ होता है? क्लिनिकल असेसमेंट में, मोटिवेशन समझने और डिफरेंट एज ग्रुप के साथ किया जाता है, और इसके मॉडिफाइड वर्जन्स चिल्ड्रन और एल्डरली के लिए भी अवेलेबल हैं। जो क्या क्या है, जो पहला है सीनियर परसेप्शन टेस्ट, SAT, सीनियर परसेप्शन टेस्ट, नाम से समझ में आ रहा है, ये एक प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है जो स्पेशली ओल्डर एडल्ट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस टेस्ट में 16 पिक्चर्स होती हैं जो एजिंग से रिलेटेड सिचुएशंस दिखाती हैं। अलग अलग एज से रिलेटेड सिचुएशंस होती हैं। इन पिक्चर्स के थ्रू लोगों के फीलिंग्स और कंसर्न्स समझे जाते हैं, जैसे लोनलीनेस यानी अकेलापन है, कम होती उनकी सेल्फ स्टीम, इलनेस, डिपेंडेंसी, एजिंग के साथ एडजस्टमेंट। कुछ पिक्चर्स पॉजिटिव और प्लेजेंट सिचुएशंस भी दिखाई जाती हैं इसमें। तो सीनियर परसेप्शन टेस्ट के रिस्पॉन्सेज अक्सर हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप्स और नर्सिंग या रिटायरमेंट होम जाने के फियर, ये सब भी रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके जैसा एक और टेस्ट होता है जिसका नाम होता है जीरोनोटोलॉजिकल परसेप्शन टेस्ट। हाँ,
SAT यानी सीनियर परसेप्शन टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे प्रॉपर नॉर्म्स का लैक, एल्डरली का स्टीरियोटाइप, अगर जो एल्डरली लोग हैं वो स्टीरियोटाइप हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, और रिजल्ट्स की लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, ज़्यादा जनरलाइज इसके रिजल्ट्स को नहीं किया जा सकता। अब जो है परसेप्शन टेस्ट चिल्ड्रन के लिए बना हुआ है, उसको बोलते हैं चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, CAT। ये भी एक प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है जो बच्चों की पर्सनैलिटी, इमोशनल एडजस्टमेंट, मैच्योरिटी और उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को समझने के लिए यूज होता है। इस टेस्ट में बच्चों को फेमिलियर सोशल सिचुएशंस की पिक्चर दिखाई जाती है, सोशल सिचुएशंस की, और उनसे कहा जाता है कि वो उन पर जो है स्टोरी बनाएं। तो माना जाता है कि बच्चे इन स्टोरीज के थ्रू अपनी अंदर की फीलिंग्स, फियर्स, नीड्स और कॉन्फ्लिक्ट अननोइंगली एक्सप्रेस कर देते हैं। चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट को बेलेक ने डेवलप किया था, और ये TAT जो है यानी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट का चाइल्ड वर्जन है। छोटे बच्चों के लिए जो है एनिमल पिक्चर्स, जिसको CATA बोलते हैं, यूज़ की जाती हैं, क्योंकि ये 3 से 10 साल के बच्चे एनिमल से ईजिली रिलेट करते हैं, तो इसमें एनिमल की पिक्चर्स उनको दिखाई जाती हैं। जबकि कुछ केसेस में ह्यूमन फिगर्स यानी कैट H या फैमिली सिचुएशंस यानी कैट S भी यूज़ होती हैं। तो एग्जामिनर स्टोरीज को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, बच्चों के इमोशंस, रिलेशनशिप्स, कोपिंग स्टाइल और एंग्जाइटीज समझते हैं। CAT यानी चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट का यूज़ कहाँ होता है, क्लिनिकल असेसमेंट में, चाइल्ड थेरेपी में, प्ले थेरेपी में और एजुकेशनल सेटिंग्स में इनका यूज़ होता है, और टेस्ट लगभग 20 से 45 मिनट में कंप्लीट होता है। तो ये हो गया अपना TAT का चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट जो बच्चों के लिए बनाया गया। तो ये थे अदर मेजर्स ऑफ पर्सनैलिटी, और इसी के साथ ख़त्म होता है ये चैप्टर और ये पूरी बुक भी। अब हम स्टार्ट करेंगे कोई नई बुक अगले वीडियो में, अगले सीरीज़ में, और उम्मीद करता हूँ कि अब आपके पास इस पूरी बुक के सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, अगर आप ध्यान से एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, पढ़ाई में, लर्निंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप अच्छे से इनको पढ़िए ताकि हमारी बनाई हुई वीडियोस, हमारी मेहनत सफल हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछिए। आपको नोट्स चाहिए पूरे, क्योंकि बुक खत्म हो चुकी है, आपको पूरी बुक का नोट चाहिए, तो पूरी बुक का नोट्स भी आप मुझसे pxmonks@gmail.com मेरी मेल ID पर पूछ सकते हैं, मैं आपको भेजूँगा। और इससे रिलेटेड कुछ भी बात हो वो भी आप अब मेरी मेल ID पे पूछ सकते हैं। आपने वीडियो को आखिर तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।